देखो आज हम लोगों को सबसे पहले तो पढ़ने हैं नाइट्रोजन के असामान्य गुण। वैसे तो ये नियम रहता है कि अगर आप किसी भी तत्व की फैमिली को पढ़ते हो, जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन तत्व की फैमिली को पढ़ा, तो नाइट्रोजन तत्व की फैमिली में बहुत सारे एलिमेंट मिले हमको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्योंकि ये सभी तत्व एक ही फैमिली के हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सभी तत्व वर्ग 15 के ही हैं, और एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। ऐसा आवर्त सारणी में भी आपने पढ़ रखा होगा पहले से कि अगर एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों को आप पढ़ रहे हैं तो क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट एक जैसा होता है, इनके सभी के गुण लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन जो इस फैमिली का सबसे पहला तत्व है, इसके कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बाकी के तत्वों से अलग होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसे गुण होते हैं नाइट्रोजन के पास जो बाकी के तत्वों के पास नहीं हो सकते। या इस शब्द को ऐसा भी संभाला जा सकता है कि नाइट्रोजन के पास कुछ गुण नहीं होते हैं और वे गुण बाकी सारे तत्वों के साथ पाए जाते हैं। तो आज बेटा हम लोग केवल उन गुणों को पढ़ेंगे जो गुण नाइट्रोजन के पास अलग से हैं, जबकि वे गुण बाकी के तत्वों के पास उनकी फैमिली में अवेलेबल नहीं है। तभी देखो मैंने हेडिंग भी डाल रखा है नाइट्रोजन के असामान्य गुण, एक ऐसे गुण जो केवल नाइट्रोजन में पाए जाते हैं, उस फैमिली के किसी अन्य एलिमेंट में पाए ही नहीं जाते हैं। और मैंने उसमें लिख भी रखा है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो हम पहले उन तत्वों के गुणों को उन गुणों को पढ़ेंगे जो केवल नाइट्रोजन में होता है, उनकी बाकी के फैमिली के किसी भी एलिमेंट में ये गुण पाए नहीं जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर नाइट्रोजन ने ऐसा क्या गुना कर रखा है कि नाइट्रोजन के गुण जो हैं वो उसकी फैमिली के अन्य सभी तत्वों से अलग हैं। तो सबसे पहले तो कुछ कारण पढ़ते हैं जिससे हमें यह पता चल सके कि नाइट्रोजन के गुण फैमिली के अन्य तत्वों के गुणों से अलग क्यों हैं। तो भैया मैं सबसे पहले यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। देखो मैं यहां से लिखता हूं कि नाइट्रोजन में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इसके गुण अन्य तत्वों के गुणों से अलग हैं। अन्य तत्वों का मतलब जानते हो कौन कौन तत्वों से? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अन्य तत्वों में लिख भी दूं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मथ से अलग हैं। तो भैया सबसे पहले तो वे कारण पढ़ते हैं या वे परिस्थितियां पढ़ते हैं जिनके कारण हम लोगों को ये तो पता चल सके कि आखिर नाइट्रोजन की फैमिली के अलग अलग तत्वों के गुण तो सभी सेम हैं, लेकिन नाइट्रोजन के गुण क्यों अलग हैं। तो उनमें से बेटा मैं कुछ गुण लिखा के दिखा देता हूं, कुछ बातें बताते हैं। जैसे सबसे पहली बात, इस पूरी फैमिली में अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन का सूक्ष्म आकार, इस परिवार में अगर बाकी सभी तत्वों के आकार को देखोगे आप इस बात को पाओगे कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा है। अच्छा इस बात को तो पहले भी पढ़ चुके हो। बताओ अच्छा नाइट्रोजन परिवार में से जब आपने तत्वों के आकारों को देखा था, नाइट्रोजन के बाहरी और नाइट्रोजन के नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं थी? 2। और इसमें नाभिक के चारों कितनी कक्षाएं थी? 3। अब सोचने वाली बात है, नाभिक के चारों ओर नाइट्रोजन में तो 2 कक्षाएं बनी है, फास्फोरस में नाभिक के चारों कितनी कक्षाएं बनी है? 3। तो फास्फोरस का तो आकार नाइट्रोजन से भी बड़ा हो जाएगा। आर्सेनिक में तो नाभिक के चारों ओर 4 कक्षाएं थी, आकार और भी बड़ा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीचे की ओर आने पर तो आकार बड़े होते थे। सबसे छोटा आकार किसका था? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाभिक के चारों ओर केवल कितनी कक्षाएं पाई जाती हैं? 2। तो एक तो पहली बात तो ये नाइट्रोजन का सूक्ष्म आकार जो है ये नाइट्रोजन के गुणों को बदलने में सहायता देता है। सेकंड नंबर लिखते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता। उच्च विद्युत ऋणात्मकता
कहता है कि इस पूरी फैमिली में अगर मैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को देखता हूं, विद्युत ऋणात्मकता को देखता हूं, तो सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन ही है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ जानते हो ना? विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है, देखो इधर, अगर आपके पास कोई तत्व है दो, पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। वैसे तो आपने पहले से भी बता रखा है कि तत्व जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो तत्व क्या करेगा? किसी दूसरे तत्व के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए, टिकाऊ करने के लिए। तो जब ए बी के साथ बॉन्ड बनाएगा, भैया बी भी तो अपने आप को स्थायी करना चाहता है, इसलिए वो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा? जब दोनों को बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा तो होगा क्या? बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉनों से। एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ए अपना मिलाता है और एक इलेक्ट्रॉन बी अपना मिलाता है, दोनों के मध्य तब वो बॉन्ड बनकर तैयार होता है। लेकिन क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में दोनों के ही इलेक्ट्रॉन लगे हैं, दोनों ही परमाणु अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को या बॉन्ड को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। भैया ए जितनी क्षमता से इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा वो हो जाएगी ए की विद्युत ऋणात्मकता। बी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जितनी क्षमता से अपनी ओर खींच रहा होगा वो हो जाएगी बी की विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अच्छा, मैं देखता हूं कि सभी एलिमेंट्स में अगर मैं चेक करने जाऊं तो मुझे यह पता चलता है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे अधिक है। अब सबसे अधिक का अर्थ यहां यह नहीं है कि ज्ञात 118 तत्वों में सबसे अधिक है, क्योंकि बेटा ज्ञात 118 तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की, फिर किसकी है? ऑक्सीजन की, और फिर किसकी है? नाइट्रोजन की। और तकरीबन जितनी नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है बेटा, उसी क्रम में क्लोरीन की भी उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि सर जी ने यहां लिखा दिया है उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इसका मतलब जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसा मत सोचना। हम केवल और केवल गणनाएं कर रहे हैं इस परिवार की। इस परिवार में से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे अधिक है। और कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक है? जो बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इस परिवार में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के पास है। और क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन सबसे ज्यादा तेजी से खींच सकता है, सबसे ज्यादा क्षमता से आकर्षित कर सकता है, इसलिए मैंने लिखा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो दूसरा ये कारण है। एक तीसरा और कारण रखते हैं, लिखते हैं आखिर नाइट्रोजन के गुण क्यों अलग है बाकी तत्वों से? तो कहता है रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, देखो इसका अर्थ क्या है? आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है कि रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति रहती है। मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूं। बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, और बेटा लास्ट में इसको लिख सकते हैं 2p3। देखो 7 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए, 2, 2, 4 और 3, 7। अब अच्छा, तुमको ये भी पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता है तो भैया हम बताते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर इंटरमीडिएट क्लास में हो तो ये बात पता होनी चाहिए। कौन सी बात पता होनी चाहिए? कि पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल S उपकोष होता है, ना तो P उपकोष होता है पहली कक्षा में, ना तो D और ना ही F। दूसरी कक्षा में कौन से उपकोष होते हैं? 2, S और P। तीसरी कक्षा में कौन होते हैं? S, P और D उपकोष। और चौथी कक्षा से स्टार्ट होता है S, P, D और F उपकोष। क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल कौन सी कक्षा तक गया है? दूसरी कक्षा तक। तो दूसरी कक्षा में S उपकोष हो सकता है और P उपकोष हो सकता है। कौन सा उपकोष नहीं हो सकता? ना तो D और ना ही F। तो मैंने यही बात तो लिखा है कि भैया जो D ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं? अनुपस्थित हैं।
कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अच्छा, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल किस परिस्थिति पर हो सकता था? या तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्लास तक जाता? तीसरी। अगर तीसरी क्लास तक जाता मैं ये मान लेता कि भैया इसमें तो डी उपकोष भी है, लेकिन क्योंकि दूसरी कक्षा तक गया मैंने इस बात को बताया कि भैया दूसरी कक्षा में डी उपकोष तो होता ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अभी भी परेशानी हो तो इधर देखो, पहली कक्षा में केवल एस उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में यहां लिख लेते हैं, दूसरी कक्षा में एस और कौन सा उपकोष होता है? पी। तीसरी कक्षा में एस के साथ पी और पी के साथ एक और उपकोष होता है डी, और चौथी कक्षा से स्टार्ट होता है एस, पी, डी और एफ। क्योंकि दूसरी कक्षा में केवल एस और पी उपकोष होता है, डी उपकोष होता ही नहीं है। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है रिक्त डी ऑर्बिटल की क्या होती है? अनुपस्थिति। अच्छा, रिक्त डी ऑर्बिटल ना होने के कारण इसमें गड़बड़ी क्या होती है? अभी पढ़ने को मिलेगा कुछ देर बाद। आखिर ये रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसको भी पढ़ेंगे। देखो, तो एक तो ये रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति हो गई, और भैया चौथा और अंतिम कारण है जिसके कारण नाइट्रोजन के तत्व तो बिल्कुल अलग होते हैं अपनी फैमिली से। देखो, कहता है बहुआबंध बनाने की क्षमता, बहुआबंध बनाने की क्षमता। अब यार इसका मतलब क्या है बहुआबंध बनाने की क्षमता? बहुआबंध बनाने की क्षमता का अर्थ है नाइट्रोजन अपने ही परमाणु के साथ, देखो, बहुआबंध बना लेता है। बहुआबंध का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बहुआबंध का अर्थ होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना लेने की क्षमता। इस फैमिली के अन्य तत्वों पर अगर मैं चलता भी हूं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मैं इस बात को पाता हूं कि इस फैमिली के अन्य सभी तत्व सिंगल बॉन्ड बना पाते हैं, एकल बंध बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाए बैठा है, जबकि ट्रिपल और डबल बॉन्ड को तो बहुआबंध या मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो इस फैमिली में से नाइट्रोजन के अंदर एक और अच्छी क्षमता है कि वो अपने ही परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बहुआबंध या मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मैं इस बात को तो तीसरी या चौथी बार रिपीट कर दूंगा। बहुआबंध का मतलब कौन कौन से बॉन्ड से होता है? डबल से और ट्रिपल से। जब सिंगल बॉन्ड होता है आप उसको एकल बंध बताते हो, डबल बॉन्ड को भी बहुआबंध बोल सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड को भी बहुआबंध बोल सकते हो। तो कहता है नाइट्रोजन के गुण उसकी फैमिली के तत्वों से अलग हैं। उसके कितने कारण हो सकते हैं? भैया ये 4 कारण हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इस बात को पढ़ने पर कि आखिर कौन कौन से गुण अलग दिखाई दे रहे हैं। उसके कारण तो 4 हो सकते हैं गुणों के अलग दिखाई देने के, लेकिन कारण कौन कौन से होते, अब गुण कौन कौन से हैं? तो गुण को भैया यहां पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आखिर पहला कौन सा ऐसा गुण है जो नाइट्रोजन में पाया जाता है, शेष कभी किसी तत्व के परमाणु में नहीं पाया जाता उसकी फैमिली में। तो पहला नंबर लिखते हैं, देखो, नाइट्रोजन एक गैस है। यह बात बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन जो है वो गैसीय रूप में रहता है। जबकि इस परिवार के सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो भैया एक तो अलग का व्यवहार ये याद रखना। कोई पूछता है नाइट्रोजन का क्या कोई ऐसा गुण है जो अन्य तत्वों से अलग हो? बिल्कुल बताओ कि भैया नाइट्रोजन तो एक गैस है, बाकी के इस परिवार के जितने भी तत्व आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे तत्व कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस। इसमें से बाकी तत्वों को तो बहुत कम जानते होगे, फास्फोरस को जरूर जानते हो। फास्फोरस माचिस की तीली पर लगा आता है बेटा, देखो खुद ठोस अवस्था में है। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी को तो शायद ही तुम लोगों ने अभी देखा हो, तो मैं उनकी बात तो कम करता हूं। मैं फास्फोरस और नाइट्रोजन की ही कंपेयर केवल कर लोगे। नाइट्रोजन गैस है जबकि फास्फोरस क्या है? ठोस है। पहला गुण हो गया जो नाइट्रोजन का गुण है और बाकी सभी तत्वों से अलग है। एक और देखो गुण, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु है।
बेटा द्विपरमाणुक अणु का मतलब जानते हो? नाइट्रोजन का एक अणु जो है वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? 2 परमाणुओं से। द्विपरमाणुक अणु है, जबकि शेष सभी तत्व, और कौन कौन से तत्व? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, चतुष्परमाणुक अणु होते हैं। परमाणुक अणु होते हैं। तो एक ये ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणुक अणु है, अर्थात नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, जबकि अन्य आप तत्वों के तुलना करोगे तो अन्य तत्वों में सभी चतुष्परमाणुक मिलेंगे। फास्फोरस का भी फॉर्मूला P4, अर्थात फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। आर्सेनिक की भी 4 परमाणु जब आपस में मिलते हैं एक अणु का निर्माण करते हैं, और एंटीमनी का भी भैया ऐसा ही कुछ सिस्टम है कि जब 4 परमाणु मिल पाते हैं तब एक अणु का निर्माण करते हैं। तो एक ये बात लिख सकते हैं। बेटा तीसरा नंबर एक और गुण बता सकते हैं जो भैया नाइट्रोजन में तो केवल मिलता है, इसके परिवार के शेष तत्वों में तो वो गुण है ही नहीं। तो देखो क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो भैया नाइट्रोजन एक तत्व ऐसा है जिसका परमाणु अगर चाहे तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कौन सा बॉन्ड बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई पूछता है सर जी क्या कोई इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेने का? अरे बिल्कुल है बेटा। नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है अमोनिया, और अमोनिया वो जो है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या अमोनिया का अणु अमोनिया के ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस परिवार के शेष कोई भी तत्व जो है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मैंने लिख दिया नाइट्रोजन का परमाणु तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसका उदाहरण भी हो गया, जबकि इस परिवार का शेष कोई भी तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट नंबर भी है, इसको ध्यान से भैया अपने दिमाग में भर के रख लेना बिल्कुल, कि नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही सकता है। जैसे नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है, ऐसा यौगिक ही नहीं है इनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की क्षमता रखता भी हो। तो एक नाइट्रोजन का जो अलग सा व्यवहार है ये भी है। एक नंबर और लिखते हैं, देखो इसी में से 4 नंबर क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बना सकता है। क्या तुम लोगों को याद है कि नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड अगर बना सकता है, कौन कौन से ऑक्साइड बना सकता है? अभी कल के ही दिन नंबर आया था, देखो मैं लिखता हूं कौन कौन से ऑक्साइड बना सकता है। सबसे पहला तो बनाता था N2O, कहते थे नाइट्रस ऑक्साइड। इसको जानते, इसको एक और नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इसको सूंघने से जो है वो दिमाग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और आदमी जो है वो टेंशन मुक्त हो जाता है। और जब टेंशन मुक्त हो जाता है तो उसको बहुत अच्छे विचार आते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाता है। और तभी इसको कहते हैं हंसाने वाली गैस, क्योंकि आदमी का जब देखो सोचो जब टेंशन मुक्त है, वो फ्री है उसका पूरा दिमाग, तो प्रसन्न तो रहना ही है उसको। तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं।
एक और ऑक्साइड है N2O3, नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बेटा एक और ऑक्साइड है, आप इसको NO2 लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2O4। जरा देखो क्या दोनों सूत्र एक ही हैं? बिल्कुल सूत्र एक ही हैं। कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:2 है, और यहां भी बेटा 2 और 4 लिखे तो अनुपात तो वही आ गया ना, 1:2, बस इसका जस्ट डबल करके लिख दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही सेम है। नाम है नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड, ये एक अणु के रूप में है, ये डाइमर फॉर्म में है। अगले नंबर पर आ जाते हैं, एक ऑक्साइड और बनाता है N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जबकि शेष कोई भी तत्व, भैया शेष कोई भी तत्व का मतलब है नाइट्रोजन की फैमिली का कोई भी तत्व 5 प्रकार के ऑक्साइड तो बना ही नहीं सकता। ये तत्व तो एक प्रकार के ऑक्साइड 2 प्रकार के ऑक्साइडों को बना पाते हैं केवल। तो मैं लिखूंगा शेष कोई भी तत्व 5 प्रकार के ऑक्साइड को नहीं बना पाता, ऑक्साइड को नहीं बना पाता, या ऐसा लिखते हैं ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर पाता, ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर पाता। तो भैया ये चौथा नंबर हो गया। आ जाते हैं 5वें नंबर के गुण पर। क्या 5वें नंबर पर कोई भी ऐसा गुण और हमारे पास है जो केवल नाइट्रोजन के पास होता हो, बाकी तत्वों के पास ना हो? तो हाँ, एक और गुण लिखेंगे, नाइट्रोजन पर आधात्विक प्रकृति सबसे अधिक होती है। हालांकि इस परिवार में मात्र एक तत्व और अधातु है, फास्फोरस। केवल यही 2 तत्व अधातु हैं, लेकिन अगर इन दोनों तत्वों में भी तुलना करें तो सबसे ज्यादा आधात्विक नेचर तो भैया नाइट्रोजन के पास है। फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो नीचे से लिखते पढ़ते हैं। ये बिस्मथ, इसके पास धात्विक गुण है, ये धातु है, ये दोनों उपधातु हैं, ये दोनों तत्व जो हैं वो अधातु हैं। लेकिन अगर इन दोनों तत्वों में भी गुणों का अध्ययन करें तो नाइट्रोजन पर अधातु का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तभी मैंने लिखा नाइट्रोजन पर आधात्विक गुण सबसे अधिक होता है, आधात्विक गुण सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। तो भैया एक गुण ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें आधात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको जल्दी से नोट करते हैं। हाँ, इनको मत नोट करने ला, इनको नोट करने का कोई भी अर्थ नहीं है। देखो मैं मिटा भी देता हूं, ये तो मैंने केवल आपकी पहचान के लिए कुछ चीजें लिख दी थी। जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो 6वें नंबर पर आ जाते हैं, 6वें नंबर को भी पढ़ लेते हैं। कहता है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। तो भैया इसका कारण भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहता है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड का मतलब समझते हो? अर्थात नाइट्रोजन के साथ हैलोजन एलिमेंट जो है वो 5 नहीं जुड़ सकते, अर्थात NX5 टाइप के यौगिकों का निर्माण होता ही नहीं है। देखो कैसे, पेंटाहेलाइड का मतलब एक और भी है, समझ जाओगे कि मतलब नाइट्रोजन ना तो NCl5 बनाता है, ना तो NF5 बनाता है, ना NBr5 बनाता है, और भैया ना ही ये बना पाता है NI5।
इस प्रकार के किसी भी यौगिक का निर्माण ही नहीं करता है। तो पेंटाहेलाइड में से देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। कहता है NCl5 नहीं बनाता है नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता है। इसका कारण अगर पूछे तो भैया बता देना। देखो क्या कारण बताना है, इसको मैं देखो यहां लिख के दिखाता हूं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और बेटा 2p3। अब इसके बाद अगर मैं उपकोष लिखूं भी, अगर बाय चांस आपको सर जी और लिख के दिखाओ हमको, भैया एक लिख भी लेते हैं तो अगला उपकोष आने वाला है 3s, लेकिन s में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का भैया देख लेना, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये सारा का सारा जो भी हम लिख रहे हैं आंसर में लिख के आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वितरण दिखाओगे बेटा, देखो 1s में कुछ इलेक्ट्रॉन को भर दिया तुमने, कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिए कहां 1s में। s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में भर दिए। फिर भरोगे 2s के इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉन है भैया। फिर भरोगे 2p के इलेक्ट्रॉनों को। क्या किसी व्यक्ति को यह बात पता है p में ऑर्बिटल कितने बनते हैं? 3। चलो ये बात तो पता है। और इलेक्ट्रॉन p पर कितने हैं तो भर लो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। इसके बाद आता है 3s, और भैया s में तो ऑर्बिटल एक बनता है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है। देखो सोचने वाली बात है, जब आप इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से वितरण करते हो, इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की अरेंजमेंट को कहते हैं तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, या तलस्थ अवस्था ना कहना चाहो तो इसको एक और नाम दे सकते हो, आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। लेकिन होता क्या है, नाइट्रोजन के साथ जैसे ही कोई परमाणु अभिक्रिया करने आता है, जैसे मैंने मान लिया कि नाइट्रोजन के पास कौन सा परमाणु आ गया, क्लोरीन। वो क्लोरीन परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु से टकराया। जैसे ही क्लोरीन का परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु से टकराया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल गई, ऊर्जा। और जब इलेक्ट्रॉन के परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल गई, तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च। तो अब भैया इलेक्ट्रॉन 2s से उछलकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहे इसने। लेकिन भैया कभी भी इस बात को दिमाग में बनाए रखना, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाने पर इतना ही ऊर्जा नहीं मिलती है कि वे इलेक्ट्रॉन उछलकर कौन सी कक्षा में चले जाएं, तीसरी में। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपने सबसेल को चेंज कर सकता है। सबसेल का मतलब s से p में जा सकता है, उसी कक्षा के p से d में जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि अपनी सेल को चेंज कर देगा, तो अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उछल कर तीसरी कक्षा में चला जाए। इतनी एनर्जी तो मिलती ही नहीं है। हाँ, हो कितना सकता है कि दूसरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन उछलकर दूसरी कक्षा में चला जाए, क्योंकि हमें देखने को मिला कि दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में कभी जा नहीं सकता है। तो अगर दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जाएगा भी कहां, तो यहां से उछलकर यहां जाएगा। अगर जाएगा भी तो बेटा अभी भी संयोजकता कितनी बची है, देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक यहां है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां है, तो संयोजकता अभी तो 3 ही है। और अच्छा बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं उछलकर आया था तो भी संयोजकता कितनी थी, 3। तो नाइट्रोजन हमेशा 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, और इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। अब सोचो संयोजकता अगर 3 है इसकी, तो क्या ये 5 बॉन्ड बना सकता है, कभी नहीं बना सकता है। तो देखो हम इसका कारण भी लिख देंगे। तीन एकल इलेक्ट्रॉनों के कारण नाइट्रोजन केवल ट्राइहैलाइड बना सकता है। ट्राइहैलाइड का मतलब जानते हो, 3 हैलोजन तत्वों के साथ जुड़ सकता है, 5 के साथ कभी नहीं जुड़ सकता है।
ट्राई हैलाइड बना सकता है, परंतु पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता। तो एक भैया ये गुण बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी में से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, कहता है लेकिन बाकी तत्व तो पेंटा हैलाइड बनाते हैं। तो भैया बाकी तत्वों के लिए भी देख लिया जाए। तो नाइट्रोजन फैमिली में इसके अलावा बाकी तत्व आते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। तो भैया फास्फोरस पर चेक कर लेते हैं इसी घटना को। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अच्छा, इसमें से तीसरी वाली कक्षा में तो एक ऑर्बिटल और भी होता है या एक उपकोष और भी होता है 3d, लेकिन 3d में तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो हम 3d पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लिखेंगे? 0। और बेटा जानते हो, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो हम उसे रिक्त उपकोष कहते हैं। भैया रिक्त का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं भैया, तो इलेक्ट्रॉन थे नहीं तो इसको कैसा उपकोष कह दिया? रिक्त। अब इसको जरा वितरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति यह जानता है तलस्थ अवस्था का मतलब क्या है? तलस्थ अवस्था का मतलब है जब फास्फोरस का परमाणु अकेला था, उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा था। तो बेटा मैं बाकी सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल यहां के इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाने वाला हूं। तो देखो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। 3s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो भैया एक सीधा भर दिया, एक उल्टा भर दिया। फिर 3p में, p में तो ऑर्बिटल 3 बनते हैं, ये लो 3 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन भी 3 है तो एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। लेकिन 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। लेकिन बेटा आप देखो जरा इस जगह पर अगर ध्यान दोगे तो फास्फोरस में भी कितने इलेक्ट्रॉन एकल हैं? 3। तो यहां पर फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 3। लेकिन गड़बड़ अब हुआ कि फास्फोरस का परमाणु था, हाइड्रोजन का परमाणु आया और फास्फोरस के परमाणु से टकरा गया। तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल गई? ऊर्जा। और जब फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाएगी तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। और जानते हो जब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तब ऐसी अवस्था को कहते हैं उत्तेजित अवस्था। तो अब भैया हम देखने वाले हैं उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखो उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हो में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब देखो भैया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा देखोगे। 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने पहले बना रखे हैं, अभी आप मत बनाना। 3p में और d में बनाते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब देखो उत्तेजित अवस्था में आपने बताया ही था भैया कि इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है? उच्च। तो देखो जाना भी कैसा है, मैंने कहा था तीसरी कक्षा से तीसरी कक्षा पे ही जा सकता है, तीसरी से चौथी कक्षा पर नहीं जा सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल करके चला जाता है और 3d में अपनी जगह बना लेता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अब देखोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो क्या फास्फोरस में देखो 2 चीजें देखने को मिली। फास्फोरस में एक समय ऐसा था जब 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे और फास्फोरस में एक समय ऐसा है जब 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इसका मतलब फास्फोरस ट्राई हैलाइड तो बना ही सकता है और साथ में बना सकता है पेंटा हैलाइड, अर्थात 5 संयोजकता को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं यहां लास्ट में लिख दूंगा कि फास्फोरस ट्राई और पेंटा हैलाइड दोनों प्रकार के बना सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अतः फास्फोरस ट्राई एवं पेंटा
दोनों प्रकार के हैलाइड बना सकता है, दोनों प्रकार के हैलाइड बना सकता है। अब बेटा जरा एक बात और हमारी सुन लेना, देखो यहां, हालांकि ये बात तुमको नोट नहीं करनी है, केवल सुन लेना है। इस आर्टिकल पर ये जो मैंने तुम्हारे सामने कुछ चीजें लिखी हैं, इस पर बेस्ड कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। कहता है R3N डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड O। कहता है ये वाला पदार्थ संभव नहीं है, लेकिन ये वाला पदार्थ संभव है। कहता है आखिर क्यों ऐसा है कि इस टाइप का कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, इस टाइप का कंपाउंड बनाया जा सकता है। सुनो जरा, इसका मतलब है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड पर तो O जुड़ा है और बाकी के 3 बॉन्ड पर क्या जुड़े हैं। अच्छा देखो जरा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? आखिर क्यों नहीं बना सकता है? बहुत ज्यादा छोटे शब्दों में बताना ना हो तो बताओगे नाइट्रोजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। क्या अच्छा बताओ, इसका अर्थ अगर मैं पूछूंगा तो इसमें से ये बना सकते हो? क्या फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है? अरे भैया हाँ बना सकता है। फास्फोरस के पास रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित है, जिसमें ये अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, भेज देता है, और अपनी संयोजकता कितनी दिखा देता है, 5। तो इसका अर्थ बता सकते हो ना इसका आंसर। नाइट्रोजन पे रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये इस टाइप का कंपाउंड नहीं बना सकता। लेकिन फास्फोरस पे रिक्त d ऑर्बिटल होता है, ये इस टाइप के कंपाउंड 5 आबंध वाले कंपाउंड बना सकता है। और भी आ जाओ भैया, क्या यही केवल क्वेश्चन है अपने पास? तो और भी क्वेश्चन है, देखो सुनो। NCl5 नहीं बना सकता, परंतु PCl5 बना सकता है। तो भैया NCl5 नहीं बना सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त d ऑर्बिटल थोड़ी होता है। जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को रिक्त d ऑर्बिटल में भेजकर अपनी वैलेंसी को 5 कर ले, तो रिक्त d ऑर्बिटल ना होने के कारण NCl5 नहीं बना सकता, लेकिन PCl5 को क्या कर सकता है, बना सकता है, रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण। और भी सुनो, एक क्वेश्चन और आता है, क्या नाइट्रोजन परमाणु पर 5 आबंध बनाए जा सकते हैं, जबकि फास्फोरस तो बना ही जा सकता है 5 बंध। तो उसको बताओ नाइट्रोजन 5 आबंध बना नहीं सकता है। फिर से वही रीजन कि रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है इसके पास। एक और भी बात पूछते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसा ही तकरीबन, कहता है NF3 संभव है, परंतु NF5 संभव नहीं है। अरे उसको बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, क्योंकि उसके पास रिक्त d ऑर्बिटल नहीं जिससे वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सके। तो इतने प्रकार से बेटा क्वेश्चन आता है केवल इसी रिक्त d ऑर्बिटल पर बेस्ड। इसको जल्दी से नोट करेंगे, क्वेश्चन से मतलब नहीं रखेंगे। नोट करो, और भी 1 जो 2 गुण है उसको बता दें हम। 7वें नंबर पे आ जाते हैं, कहता है नाइट्रोजन अधिकतम 4 आबंध बना सकता है। अब यार इतनी देर से तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन 3 आबंध बना सकता है, 3 आबंध बना सकता है, और यार जस्ट बगल में एक क्वेश्चन आ गया, कहता है नाइट्रोजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4। यार ये सारे नियम को तो इसने ऐसे ही तोड़ दिया। अच्छा देखते हैं नाइट्रोजन 4 आबंध कैसे बना सकता है। भैया इसको सिद्ध करने के लिए जब भी आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए कि नाइट्रोजन 4 आबंध बना सकता है, भैया आप जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो काम करना। वैसे भी इसमें से जितने नंबर लिखे हैं वो सब एक क्वेश्चन है, चाहे जो भी नंबर हो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे यही नंबर एक क्वेश्चन है, कहता है नाइट्रोजन अधिकतम कितने आबंध बना सकता है, आंसर है 4। कैसे बना सकता है, तो उसका आंसर देखो मैं आगे लिखता हूं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता है, और बेटा उस सूत्र का नाम जानते हो क्या है, NH4+। अच्छा जानते हो NH4+ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमोनियम
आयन। अगर किसी व्यक्ति को अमोनियम के आयन का स्ट्रक्चर आता है, फिर वो सिद्ध कर सकता है कि नाइट्रोजन के बॉन्ड अधिकतम से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4। देखो भैया N के साथ 4H है, तो मैंने 4H उसके चारों ओर बिछा कर रख दिए हैं। अब इसमें से एक बात और सोचने वाली बात है, NH4+, इस प्लस का मतलब है इनमें से किसी एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अब बात आती है इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो नाइट्रोजन तो करेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के विषय में यह बात लिख चुके हो कि नाइट्रोजन एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, या इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। और भैया जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग तो किसने किया होगा, किसी हाइड्रोजन ने। अब हमें नहीं पता है किस हाइड्रोजन ने किया है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग इस हाइड्रोजन ने कर दिया। अरे यार तुम चाहो तो इसको मान लो कि इसने कर लिया, एक को तो मानना ही पड़ेगा। वैसे हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा अब बात आएगी, अगर कोई व्यक्ति बता सकता है तो बता सकता है, इसी जगह पर भी बाद में उसको मौका नहीं मिलेगा बताने को। और बाद में भैया डींगे मत मारना कि हमको आता था। हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन रखा जाए कि ना रखा जाए, अभी भी बता दो क्या करें, हम रख लें या इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन को ना रखें? ना रखें। क्यों ना रखें, आखिर इसने क्या गुनाह ऐसा कर दिया कि तुमने इलेक्ट्रॉन को रखने से मना कर दिया? क्योंकि भैया इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने क्या कर दिया है, गरीब है ये इलेक्ट्रॉनों से, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं। और बेचारे वो गरीबों पर दया कर दो। उसको बॉन्ड कैसे डेवलप करेंगे इस पर चलते हैं। अच्छा सोचो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है साझे में, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है साझे में। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन साझे में एक ले सकता है? नहीं भैया, जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने का तो साझे में ले भी तो नहीं सकता। जरा देखो, नाइट्रोजन ने जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, अगर उससे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो नाइट्रोजन का तो अस्तक पहले से ही कंप्लीट हुआ जा रहा है। नाइट्रोजन के देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाते समय बेटा ध्यान देना, पहले नाइट्रोजन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो इसलिए बॉन्ड सिंगल। नाइट्रोजन से बाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है इसलिए बॉन्ड, और नीचे ही और भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है इसलिए बॉन्ड कैसा लगा दें, सिंगल। अब थोड़ी सी देर में ध्यान देते हैं इस बात को। नाइट्रोजन ने कहा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड बनाने में भी इन लोगों ने साझा नहीं किया है, अर्थात बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया है। तो नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए देगा और साझा करवाएगा। भैया देखो, साझे का नियम ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम दो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम दो, साझा तब होगा। लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है, साझे के लिए इलेक्ट्रॉन केवल और केवल कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एको नहीं है। तो जब साझे के लिए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देगा हाइड्रोजन को, तो इस जगह पर जो बॉन्ड लगता है बेटा, उस बॉन्ड को कहते हैं डेटिव बंध। अब डेटिव बॉन्ड अपने आप में भी एक प्रकार का आबंध है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पा रहा है, 4। तो मैं क्या सोच रहा हूं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों का वह जोड़ा जो कभी बॉन्ड नहीं बनाता था, इसीलिए 3 बॉन्ड हमेशा बनते थे। लेकिन जैसे उसने देखा कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन के उस जोड़े ने भी इलेक्ट्रॉनों के उस जोड़े ने भी बॉन्ड बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन के उस जोड़े ने भी इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बना डाला। इसलिए अब नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 4। तो इस बात को ध्यान रखोगे जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कैसे बना सकता है, सिद्ध कीजिए। तो भैया ये वाला स्ट्रक्चर तुमको वहां लिख करके आ जाना है, कैसे बना सकता है। और भैया इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन के बॉन्ड 4 होते हैं, इसको सिद्ध भी कर लिया। 8वें नंबर पे चलते हैं और एक बात को प्रत्यय कहता है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो भैया नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो बहुत सारी है। देखो कैसे, नाइट्रोजन तत्व
+1, +2, +3 और +5 आदि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है और कब प्रदर्शित करता है? जब वो ऑक्साइड बनाता है। तो मैंने यहां लिखा जब वह ऑक्साइड बनाता है। लेकिन आपको यह बात पता है, ऑक्साइड बनाता है कि नाइट्रोजन तो ऑक्साइड बनाते समय इतने प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अन्य कोई भी तत्व जो इस परिवार से रिलेट करता है वो इतने प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित ही नहीं कर सकता। तो इतने प्रकार के ऑक्साइड भी तो नहीं बना सकता है। तो नाइट्रोजन में एक अलग सी क्षमता है कि वो इतने प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है जब वो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इस परिवार के शेष सभी तत्वों में से कोई भी तत्व इतनी ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी तत्व इतने प्रकार के ऑक्साइड भी नहीं बना सकता है। और नाइट्रोजन के पूछेगा कौन कौन से ऑक्साइड बना सकता है, भैया इसका नॉलेज तुमको है। N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5 आपने पहले से लिख रखे हैं। 9 नंबर पर आ जाएंगे और ये नाइट्रोजन फैमिली में से नाइट्रोजन का एक ऐसा गुण होगा जो नाइट्रोजन पे पाया जाता है लेकिन अन्य किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता, और ये अंतिम गुण भी है। देखो क्या बताते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं पहले, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। मैं मान गया कि भैया इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो नाइट्रोजन की बहुत ही उच्च है, लेकिन बेटा एक नॉर्मल सा बिहेवियर है कि जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उच्च होती है वो तत्व उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और तत्व इलेक्ट्रॉन को जितनी तेजी से ग्रहण करता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। अब दो चीजें तो फिर भैया कुछ देर के लिए कॉपी पेन रोक के हमारी भी सुन लो। किसी भी तत्व की क्रियाशीलता दो बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो बातों पर डिपेंड करती है? कि अगर तत्व धातु है तो धातु की क्रियाशीलता इस बात पर डिपेंड करती है कि धातु कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता पर डिपेंड करती है। जो धातु जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है वो उतनी ही अधिक क्रियाशील है। सबसे तेज इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है लिथियम गैस। लिथियम धातु क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग सबसे तेज कर रही है, इसकी क्रियाशीलता भी सबसे अधिक है। स्वर्ण धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग सबसे धीमा करती है, इसलिए स्वर्ण धातु की क्रियाशीलता सबसे कम है। लेकिन जब बात अधातु की आ जाती है जैसे नाइट्रोजन, तो क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता पर डिपेंड करने लगती है, क्योंकि अधातु का नेचर होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का। मैं इस बात को जानता हूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाइट्रोजन की बहुत हाई होती है, लगभग 3, और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है भैया ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से ग्रहण करता है। और कायदे से क्योंकि ये तेजी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होती है, इसकी क्रियाशीलता भी तो तेज होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अधातु की क्रियाशीलता डिपेंड करते है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता पर। तो कायदे से तो इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है तो इसकी क्रियाशीलता कैसी होनी चाहिए? अधिक। परंतु फिर भी नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही कम क्रियाशील तत्वों में से एक है। तो कहता है उसका कारण हमको बता दीजिए। तो इसलिए 9वां नंबर इसलिए लिखा गया है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? उच्च होती है, परंतु फिर भी यह कम क्रियाशील है। आखिर क्यों कम क्रियाशील है? तो मैं लिख दूंगा क्योंकि, अब भैया इसका कारण अब चालू होता है। आखिर क्यों कम क्रियाशील है? बेटा क्योंकि जब भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन के बीच बना होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता तो तीव्र है,
लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी तब होगी जब बॉन्ड टूटेगा, तब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन नाइट्रोजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, और क्योंकि तोड़ा नहीं जा सकता इसकी क्रियाशीलता भी सबसे कम है। तो कहता है क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बना आबंध होता है, आबंध अत्यंत मजबूत होता है। अब इनमें से कहो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो मजबूत का अर्थ ना समझते हो। मजबूत का मतलब इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी कि ज्यादा एनर्जी लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा ठीक है, मजबूत होता है, अतः इसे सामान्यतः तोड़ा नहीं जा सकता, सामान्यतः तोड़ा नहीं जा सकता। और बेटा अगर आप इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते सामान्य रूप से, तो ये कभी भी अभिक्रिया भी नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक आप इसके बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। बॉन्ड तोड़िए तो ही अभिक्रिया होगी, तोड़ा नहीं जा सकता। अतः यह बहुत कम क्रियाशील है। और बेटा इतना कम क्रियाशील है तो कुछ लोग तो इसको ऐसे भी कहते हैं, या कमरे के ताप पर अक्रिय होती है। कमरे के ताप का मतलब जानते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो यह गैस जो नाइट्रोजन होती है अक्रिय गैस होती है। बिल्कुल सही भी है, तभी तो नाइट्रोजन गैस को चिप्स पैकेट के चिप्स वगैरह के पैकेट नहीं आते हैं, इन पर भरकर दे देते हैं। आपने कोई भी पैकेट लिया होगा, इस बात का अनुभव है हमारा। कोई भी पैकेट लेके आओ, चिप्स का पैकेट लेके आओ, आप देखोगे उसमें बहुत सारी जगह तो हवा ने घेर रखी है, और तुम लोगों को ऐसा फील होता है, कहते हैं अरे यार ये तो आधी से ज्यादा हवा भर देते हैं। वो ठीक है, हवा भरी है, जानते उसमें कौन सी गैस भरी गई है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो अंदर भरे पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देगी। अच्छा सोचो, अगर ये नाइट्रोजन गैस ना भरी होती तो अंदर भर देता ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस की क्रियाशीलता होती है अधिक, वो आपके उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा से अभिक्रिया कर उसे क्या कर देता? खराब। नाइट्रोजन गैस की जब अभिक्रिया ही नहीं करता तो नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में उपस्थित तेल, जो चिप्स वगैरह पर तेल या वसा, उससे कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब तक अभिक्रिया नहीं करेगा पदार्थ खराब होने वाला। जितनी भी तुम मेहंदी वगैरह का पैकेट लाओगे देखोगे उसमें भी हवा भरी होगी। यहां तक कि अब तो तुम क्रीम भी लेकर आओगे और देखोगे क्रीम के ऊपरी सतह पर कुछ दूरी गैप खाली पड़ा है। जानते हो गैप क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि वहां पर कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन। और कम क्रियाशील होने के कारण ये उन पदार्थों को तब तक नहीं खराब होने देती है जब तक कि नाइट्रोजन गैस वहां पर भरी है। एक बार आपने क्रीम को खोल दिया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, अब उसको यूज कर डालो। अब उसको मत रखो कि अभी हम इसको रखेंगे 2 साल तक, क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकल गई है। अब ये खराब होना क्या हो गई? स्टार्ट। और खराब होगी भी तो धीरे धीरे खराब होगी, 6 महीने 8 महीने में। उसके अंदर ही उसको खर्च कर डालो जितना उसमें एक्सपायरी डेट लिखा हो, उसके बाद चलाने की कोशिश उसको मत करो। कोई भी सिरप भी लाओगे, आपने एक बात देखा होगा, वो सिरप बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरा होगा, उसमें भी कुछ गैस जरूर खाली रहा होगा। अक्रिय गैसों को वहां भरा जाता है ताकि सिरप किसी भी क्रियाशील गैस से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत ना हो जाए। तो नाइट्रोजन गैस का अर्थ समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन देखो, ये भी एक क्वेश्चन ही है, इसका आंसर तब दे दो। क्वेश्चन कैसा आता है देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फिर भी इसकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है? अरे भैया तो बताया, नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युती है, विद्युत ऋणात्मक है, इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है। लेकिन क्या करें, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बना ट्रिपल बॉन्ड होता है ये कभी आसानी से टूटता नहीं। और जब आसानी से टूटता नहीं तो नाइट्रोजन ने कभी अभिक्रिया भी नहीं की है, और नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हमने इसको कह दिया ये रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील है, या कुछ जगह तो इसको अक्रिय भी कहते हैं, अर्थात क्रिया ही नहीं करता है। तो बेटा नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार को तो पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस को, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।